हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में, ये बताते हुए कि अब से 7 दिन आपसे मुलाकात होने वाली है। ये कोरोना काल है और किसी भी कीमत पर इस जंग को हमें जीतना है और इसीलिए इसी के इर्द गिर्द, चाहे वो कोरोना के योद्धाओं को सलाम करने पर डिबेट हो या फिर कोरोना को आगे बढ़ाने वाले खलनायकों पर डिबेट हो, यकीन मानिए आपका ऐसा कोई सवाल नहीं है, ऐसी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है जिसका हल या जिसका डिस्कशन यहां 5 बजे की इस खास पेशकश में होगा। आज देश सबसे बड़े युद्ध से लड़ रहा है। इस युद्ध के सबसे बड़े सैनिक कौन है अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपको वक्त लगेगा बताने में? 1 सेकंड में आप कह देंगे डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी। लेकिन जब से कोरोना के खिलाफ जंग शुरू हुई है तब से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सैनिकों को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। इंदौर, पटियाला, दिल्ली, देश के बाकी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उसने हद पार कर दी। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना की जांच के लिए गए डॉक्टर्स पर कुछ लोगों ने पत्थरों की बारिश की, अपने घरों से पत्थर फेंके, अपनी गलियों से पत्थर फेंके। और वो ऐसी तस्वीर है जिसको दिखाने में हम खुद कांप रहे हैं कि डॉक्टर जो अपने परिवार को, अपने खुद को जोखिम में डालकर वहां उनकी जान बचाने के लिए पहुंचे, कैसे नागफनी मोहल्ले के कुछ लोगों ने उनकी जान लेने पर विचार किया। डॉक्टरों की जान लेने पर उतारू लोगों को आज एक्टर सलमान खान ने जबरदस्त फटकार लगाई है। मेरा दिल से सलमान खान को सलाम, सैल्यूट है सलमान को कि वो बाकी तमाम एक्टर्स की तरह चुप नहीं रहे, अपने घरों में क्वारंटीन नहीं हो गए। उन्होंने बाकायदा जो गलत है उसे गलत बताने की हिम्मत दिखाई। सलमान ने कहा कि कुछ जोकरों की वजह से कोरोना फैल रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोकने के लिए आर्मी बुलानी पड़ सकती है। दूसरी तरफ मुरादाबाद में डॉक्टर्स पर हमला करने वाले 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से 7 महिलाएं भी हैं। इन आरोपियों पर एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। लेकिन क्या इससे आगे ऐसे हमले रुक जाएंगे? आखिर वो कौन सी मानसिकता है, वो क्या सोच है, वो कौन सा डर है जो जान बचाने वालों पर हमला कर रहा है? आज इसी पर बहस होने वाली है। सारे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहती हूं कि बहस शुरू हो उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देख लें। सलमान ने क्या कहा वो भी सुन लें। ये अपने आप में राष्ट्र रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ति बनकर के खड़े हैं। हम इस स्थिति में चाहे हमें नौकरी से इस्तीफा देना पड़े, हम ऐसी स्थिति में नौकरी नहीं करेंगे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो घर के बाहर कभी नहीं निकलते थे। जब से ये बोला गया कि घर से बाहर मत निकलो, उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है। ये लग रहा है इसके पीछे जरूर किसी ना किसी का दिमाग है, क्योंकि हेल्थ टीम का, पुलिस टीम का एक बीमारी से संबंधित प्रोसेस में विरोध करना ये बहुत नेचुरल नहीं लग रहा है। तो जो लोग इसके पीछे हैं उनको भी हाईलाइट हम लोग करेंगे और उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। इस माहौल में हम कहते हैं कि फरिश्तों की तरह आवाम की खिदमत कर रहे हैं, लिहाजा जिन लोगों ने भी ऐसा हमला किया है वो कतई तौर पर उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? पत्थरबाजों को सलमान की किक। ये पत्थरबाज क्यों पत्थरबाजी कर रहे हैं? जो शख्स आपकी जान बचाने के लिए आएगा, आप उस पर अटैक क्यों करेंगे? इसी पर आज चर्चा। जफर सरेशवाला पूर्व चांसलर है, हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे।
MANW यूनिवर्सिटी के अशोक पंडित साहब फिल्म मेकर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। एंड सुप्रिया, आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू। आप हमारी जमात की कभी हुआ करती थी और इस वक्त एक पॉलिटिशियन के तौर पर बैठी हुई हैं। संबित, हैप्पी टू हैव यू टू। और अरसे के बाद हमारे साथ फिल्म मेकर अशोक पंडित जुड़े हैं। अशोक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शोएब भाई, कल भी आपसे मुलाकात हुई थी और आज भी यू हियर। शोएब जमई, मैं आपसे शुरुआत करने वाली हूं। और कल जब इस मसले पर चर्चा हो रही थी तो एक सवाल जिसका जवाब आप भी नहीं दे पाए थे, और मैं शुरुआत उसी से करने वाली हूं। क्यों अलग अलग मोहल्लों में जहां पर माइनॉरिटी की तादाद ज्यादा है, पुलिसकर्मी जाते हैं और स्वास्थ्यकर्मी जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, उन पर अटैक होता है? क्या वजह है? ईमानदारी से बताइए। देखिए रूबिका जी, कल जवाब मैं नहीं दे पाया था, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमारा कनेक्शन जो है स्काइप का वो कट गया था, इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, वरना मैं कल भी ये बातें बताता। देखिए, पहली बात तो पहली नज़र में है कि मैं किधर हूँ। मैं यकीनन मैं डॉक्टर की तरफ हूँ और पुलिसकर्मियों की तरफ हूँ। मैं उन पत्थरबाजों की तरफ नहीं हूँ और ना ही उनको किसी किस्म का डिफेंड करने की हम कोई ऐसी चेष्टा करते हैं। जो गलत है सो गलत है और मुझ में हिम्मत है ये बात कहने की। दूसरी बात कि मुझे ऐसा लगता है, या फिर बहुत सारे सोर्सेज से ये खबर आई है कि इन इलाकों में बड़े पैमाने पर फेसबुक में और व्हाट्सएप पे ये अफवाहें फैलाई गई कि भाई ये जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक ऑफिसर्स आ रहे हैं ये खुद कोरोना पीड़ित हैं, तो आपको भी हो जाएगा, इसलिए आप इनसे दूर रहिए, या फिर ये इस तरह का कुछ सर्वे का काम करने आए हैं। जो ये जो व्हाट्सएप में जो फेक क्राइम, मुझे लगता है साइबर क्राइम सेल को इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। इसका एग्जांपल ये है कि इंदौर में आप देखिए कि डॉक्टर जाकिया ने आप ही को बताया। आप बात कंप्लीट कीजिएगा। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी फेक न्यूज आएगी, क्या आप जहनी तौर पर इतने स्ट्रांग नहीं है? क्या आप में सही और गलत की पहचान करने का मादा नहीं है? इतनी अक्ल नहीं है कि जो कोई फेक न्यूज पहुंचाएगा, प्रचार उसका करेगा और लोग उस चक्कर में पड़ जाएंगे? शोएब भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? या फिर मान लीजिए वाकई ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दुनियावी इल्म नहीं है। वहां जो उलेमा मौजूद हैं उनको ना दुनियावी इल्म है और ना ही इस्लाम का अच्छा खासा इल्म है। आधी अधूरी कच्ची पक्की जो जानकारी आती है वो दे देते हैं और उसके बाद ये हश्र होता है। मान लीजिए फिर इस बात को। देखिए रूबिका बहन, आपने बहुत अच्छा सवाल फेक न्यूज़ का उठाया है कि भाई क्या इसमें मतलब इतनी सलाहियत नहीं है कि कौन सी खबरें अच्छी है, कौन सी खबरें फेक है। ये देखिए, अफसोस की बात यह है कि इस पिछले 1-2 हफ्तों के दौरान ने तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी बहुत सारी फेक खबरें फैलाई, जिसका पुलिस ने खुद खंडन करके ट्वीट करके बताया कि भाई ये फेक खबर है, आप इस तरह के ना फैलाए। पिछला मामला अभी बांद्रा का है, जिसमें माफ कीजिएगा आपके ही चैनल के पत्रकार ने कुछ ऐसा फैलाया कि लोग वहां जमा हो गए, लेकिन आपने उसको मस्जिद से जोड़ दिया। सुनिए, बांद्रा स्टेशन के सामने मस्जिद थी, अधूरी जानकारी के साथ शोएब जमई आप यहाँ बैठेंगे और बैठ के ज्ञान देंगे तो आपको लगता है आप तकरीर कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठकर सुनूंगी? देखिए, आधी अधूरी नहीं है। अभी आपको पता है कहाँ है मेरा रिपोर्टर? कहाँ है? Where is राहुल कुलकर्णी? यादव जी कह रही थी, मुझे ये बताइए शोएब जमई कहाँ है? राहुल कुलकर्णी भाषण दिया, एबीपी माजा के रिपोर्टर कहाँ है? और वो रिपोर्ट आपने देखी है? मराठी आपको आती है? एक सेकंड, खामोश हो जाइए। वो भी तो अफवाह फैलाई, खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए और सुनिए। व्हाट्सएप से ज्यादा जिम्मेदारी और मेरी बात चैनलों की है कि अफवाह ना फैलाया। सुनिए और चुप हो जाइए, सुनिए और चुप हो जाइए। मैं तो देखिए, आप शोएब जमई, आपसे मुझे नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। सुनिए, जो सच्ची बात कह रही है उसे सुनिए। अगर कुछ महज कुछ बेवकूफों की वाहवाही के चक्कर में गलत बात मत कीजिए। कि मैं हक की आवाज रख रहा हूँ। आप सुनिए, कायदे से सुनिए। मराठी आती है? मराठी आती है? मैं सुन रहा हूँ। आती है मराठी? भाई मैं तो मराठी का अनुवाद जो कुलकर्णी साहब ने जो रिपोर्टिंग की थी उसका अनुवाद भी मंगवाया हूँ, और उन्होंने एक तेलंगाना का जो सर्कुलर था रेलवे का, उसको जो है मुंबई का बता करके उसमें पेश कर दिया। कहाँ से मंगवाया हूँ? किसने भेजा है आपको? देखिए, किसने भेजा है? अब मैं उस चैनल का सोर्स बता दूं तो आपको बुरा लग जाएगा। आपको पता नहीं है सोर्स आपका, मैं जानती नहीं कौन है
और मुझे खबर पता है। कहाँ है राहुल कुलकर्णी? एबीपी माजा के रिपोर्टर अच्छा, अभी कहाँ है शोएब भाई? कुलकर्णी साहब, नहीं, कुलकर्णी साहब को छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है? चैनल की पत्रकार शोभना, सच्चाई पर अडिग हूँ, सच्चाई पर एबीपी न्यूज अडिग है। शोएब जमाई इधर उधर मत कीजिए। अब बात एबीपी माजा के रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी की होगी, एबीपी न्यूज के स्टैंड की होगी। अब आपको बुरा लगेगा, बुरा नहीं, मैं बुरा लगेगा, लेकिन आज इसी पर बात करूंगी। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। बताइए शोएब जमाई जिस क्या तरीके से शोएब जामई गलत को शोएब गलत जामई, कहने की मुझे हिम्मत ये रखता बताइए है। गलत क्या है? What is the story? मुरादाबाद की घटना निंदनीय है, इंदौर की घटना निंदनीय है। ये बताइए खबर में गलत क्या है? इसी तरीके से फेक न्यूज फैलाने की घटना को भी नहीं है हुआ क्या है, ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पर। स्टोरी बताइए क्या हुआ? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, माफ कीजिए, आप स्टोरी क्या है मुझे ये बताइए। आप भी उसमें बहुत बड़ी भागीदार हैं, आपको माफी मांग लेनी चाहिए इस बारे में। शोएब जमाई जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। स्टोरी क्या है? आप छोटी नहीं हो जाएंगी, की स्टोरी क्या है? ज्ञान दीजिए मुझे। छोटी नहीं हो जाएंगी। मुझे ये बताइए स्टोरी क्या है एबीपी माजा की? जल्दी बताइए, कम ऑन, जल्दी 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 बताइए स्टोरी क्या है? एबीपी माजा की क्या स्टोरी है? माजा के पत्रकार एबीपी न्यूज को मैं बता देता हूँ। एबीपी माजा के पत्रकार कुलकर्णी साहब ने ये कहा कि भाई हमारे पास रेलवे का सर्कुलर आया जिसमें 4 घंटे पहले से ट्रेनें चलेगी, जबकि वो सर्कुलर जो है वो जो है वो तेलंगाना का जो है। बैठा कीजिए, आपके ग्रुप में जो झूठी खबरें आती है शोएब जमाई, उन खबरों पर आप भी उसी तरीके से बहक रहे हैं जैसे मोहल्ले में बाकी तमाम माइनॉरिटी के लोग बहक रहे हैं। आपके रिपोर्टर ने कहा कि हमारे पास रेलवे विभाग के सूत्रों से मिला एक लेटर है, इसमें लिखा है कि हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रेल मंत्रालय से आप मेरे मंच का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं झूठ फैलाने के लिए। एबीपी न्यूज के हर प्रोग्राम को आपको गौर से सुनना और देखना चाहिए। आपको पता लग जाएगा कि कौन भाई साहब भेज रहे हैं आपको फालतू की चीजें और आप क्यों इनको पढ़ रहे हैं। शोएब जमाई, अब इन मजदूरों को जनसाधारण विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। अगर पीएम मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाया तो जो अलग अलग शहरों में मजदूर अटके हुए हैं उन्हें अपने गांव भेजने का मेगा प्लान भी अमल में लाया जाएगा। ये आपके रिपोर्टर साहब ने कहा। रिपोर्टर हमारा है, इसका अनुवाद हमारा है और बातें आप कर रहे हैं। अब असली बात यह है, हमारे रिपोर्टर को अभी कोर्ट में बेल मिली है। पुलिस अच्छे से जानती थी कि उसका केस बहुत कमजोर है। ठीक है शोएब जमाई, नाउ लिसन टू मी, कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी, कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी। राहुल कुलकर्णी अपनी जगह सही है, उनकी खबर एकदम सही है। आप चुप रहिए, आपके सर्टिफिकेट की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप किसी रिपोर्टर को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकते जब तक आपके पास कोई तथ्य ना हो। संबित पात्रा, ये बताइए, संबित पात्रा, शोएब जमाई जिस चीज के लिए आए हैं उस पर बहस कीजिए। मैं आपके आधे पके सत्य के ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। आप भी उन मोहल्ले वालों से कम नहीं हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थर बरसाते हैं। आप अभी पत्रकारों पर पत्थर बरसा रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं आप। बाद में माफी मांगनी पड़ेगी। खैर, संबित पात्रा। अरे नहीं रूबिका जी, इनको शांत रहने करिए प्लीज। आवाज का हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ रूबिका जी। रूबिका जी, हमें इनके ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रैप बनाए ताकि जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे पर चर्चा ही ना हो और ये निकल जाए। तो हमें इनके ट्रैप में नहीं पड़ना है, हमें मुद्दे पर आना है क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है। जो हुआ है कल मुरादाबाद में, जिस प्रकार की तस्वीर एक डॉक्टर की आई है लहूलुहान, और जिस प्रकार पुलिस के वैन्स के ऊपर पत्थरबाजी, एम्बुलेंस टूटा हुआ नजर आया है, वो अपने आप में बहुत भयावह तस्वीर है। मैं पहले तो आपके शो में सलमान खान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सलमान खान जिस प्रकार से आज उन्होंने बाहर निकलकर एक अपील किया है, एक संदेश दिया है, वो एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो मुझे लगता है एक संदेश सलमान खान के माध्यम से एक बहुत बड़े वर्ग को जाएगा और इस प्रकार की घटनाएं देश में कम होंगी। नंबर 1। नंबर 2, अभी फेक न्यूज के बारे में बात हो रही है। मैं बताता हूं और बिना इफ एंड बट और बिना किसी प्रकार की पॉलिटिकली करेक्ट होते हुए सच बताता हूं। आप देखिए किसने फेक न्यूज फैलाया, क्यों पत्थरबाजी हो रही है। जब इतने बड़े मौलाना साद वो अगर आके कहते हैं कि कोरोना मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र है, वो अगर कहते हैं मरना ही है तो फिर नमाज पढ़ते हुए मस्जिद में मर जाना है, वो कहते हैं किसी भी डॉक्टर पे विश्वास नहीं करना है, जो डॉक्टर केवल अल्लाह ताला से खौफ खाता है उसी डॉक्टर पे विश्वास करना है, बाकी डॉक्टर पर विश्वास नहीं करना है।
तो रूबिका जी आप बताइए, तो ये एबीपी माझा की गलती है या मौलाना साद की गलती है? यहाँ एबीपी न्यूज के ऊपर उंगली दिखाकर एबीपी न्यूज पे जहर उगलने से कुछ नहीं होगा। मौलाना साद और तबलीगी जमात ने जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में लगभग 50% कोरोना को फैलाया, न केवल कोरोना को फैलाया अपितु झूठ और फेक बात। बांद्रा स्टेशन पे मजदूरों को बुलाया था। मैं यहाँ चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, मौलाना साद साहब ने बांद्रा स्टेशन पे मजदूरों को बुलाया था। आपने में लोगों की वजह से शोर जमाई, मजदूरों को पत्थरबाजी होती, आप जैसे झूठे लोगों की वजह से इन लोगों को बल मिलता है। आप जैसे पढ़े लिखे जब जहालत करते हैं ना, तब इन लोगों को दम मिलता है, तब इन लोगों को बल मिलता है और पत्थरबाजी करते हैं। शोएब जमाई, मैं आपकी आवाज बंद कर रही हूँ। मैं तमीज से बहस करना चाहती हूँ, मैं इस तरीके से बहस नहीं करवा सकती हूँ। शोएब भाई देखिए रूबिका जी, देखिए रूबिका जी, मैं एक बहुत रेस्पेक्टफुली कह रहा हूं, समय ठीक नहीं है, उसलिए चिल्ला चोट के डिबेट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और ये अगर डिबेट में ही आकर इस प्रकार चिल्ला रहे हैं तो छत पे खड़े कर देंगे तो पत्थर भी बरसा सकते हैं, यहाँ तो पत्थर नहीं बरसा सकते। तो पढ़े लिखे लोगों को चिल्लाना शोभा नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए केवल पत्थर मारा नहीं गया है, ये 20 दिनों में हमने किस प्रकार के दृश्य देखे हमने ना। संबित पात्रा जी, रूबिका जी फिर इनकी आवाज को कम करिए। रूबिका जी ये हमें बोलने नहीं देंगे, ये चाहते नहीं है कि मेन विषय पे डिबेट हो। आप इनकी आवाज को कम करिए, मैं कंप्लीट। शोएब जमाई 10 मिनट आपने बात रखी, फिर भी पॉइंट पर बात ना रख पाए। इधर उधर बस करते रहे। जो पॉइंट पर बात करनी थी शोएब जमाई आप नहीं कर पाए। आपने अपना कीमती वक्त खो दिया है। मैं आपको स्क्रीन से भी हटाऊंगी, मैं आपकी आवाज भी कम करूंगी और जब आपसे बात करनी होगी तब आपकी आवाज ऑन करूंगी। राशन लेके जा रहा हूं, इसलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको खूब खुशियां नसीब करे सर, आप अच्छा काम करें, इस वक्त जरूरत है। मैं आ रही हूँ संबित पात्रा, एक सेकंड। संबित पात्रा एक सेकंड सर, मैं आ रही हूँ। सुप्रिया श्रीनेत भी हमारे साथ है। सुप्रिया, आपको क्या लगता है ये क्यों हो रहा है? खासकर तब जब आप जानते हैं कि डॉक्टर्स आपके पास अगर आ रहे हैं तो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि देश को बचाना चाहते हैं, वो आपको कोरोना वायरस से बचाना चाहते हैं। फिर क्यों ये जहालत? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और मैं आशा करती हूँ आपके सारे व्यूअर्स और जितने भी पार्टिसिपेंट इस डिबेट में हैं सकुशल और स्वस्थ रहेंगे, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। मेरा 2 बातें हैं, और मैं किसी भी डिबेट को चिल्लम चिल्ली, ये दलगत राजनीति, ये सांप्रदायिक डिबेट इस समय हो ही नहीं सकता है। हम सबको एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ना है। जो मुरादाबाद में हुआ उसकी जितनी अवहेलना, जितनी निंदा, जितनी भर्त्सना करी जाए वो कम है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर फ्रंट लाइन वॉरियर्स बने हुए हैं, अग्रिम सिपाही बने हुए हैं, वो आपकी रक्षा करने आ रहे हैं और उन पर पथराव करना बिल्कुल गलत है। इसकी सजा आपको ऊपर वाला जरूर देगा, ऐसा मत करिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात जरूर कहूंगी कि इस समय जरूरत है कि हर संप्रदाय के बड़े लोग जिनकी बात सुनी जाए वो खुलकर सामने आए। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं डिफरेंट फील्ड में वो खुलकर सामने आए और लोगों को भरोसा दें कि आपको क्वारंटीन करना, आपको सेल्फ आइसोलेट करना, ये आपके ही हित में है। ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये आपका धर्म, आपकी जात, आपका संप्रदाय, आपका प्रदेश देखकर नहीं आता है। ये अमीर और गरीब में फर्क नहीं जानता है, ये किसी को भी हो सकता है। इस समय सतर्क रहना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहती हूँ जितनी अवहेलना करी जाए इस पथराव की वो कम है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहूंगी कि जिस तरह की घृणा, जिस तरह की नफरत सांप्रदायिक रूप से फैलाने की कोशिश हो रही है वो भी उतनी ही गलत है, क्योंकि उसी संप्रदाय के बहुत लोग बहुत जिम्मेदारी से बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और उसकी सराहना करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस समय सांप्रदायिक बातें करना, दलगत राजनीति करना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन क्या ये सांप्रदायिकता है? क्या ये सांप्रदायिकता है? मैं इस बात को नहीं समझ पा रही हूँ। सलमान खान कह रहे हैं वो तमाम लोग जोकर्स हैं, जमात की वजह से केसेस बढ़े हैं और जमात पूरी की पूरी मुसलमान कौम को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। जमात है और अगर जमातियों में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो मतलब उसको आपको सामने तो लाना होगा। संबित पात्रा, आप अपनी बात रखें, उससे पहले जफर सरेशवाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जफर साहब, आप तो इतना अरसे से जमातियों से जुड़े हुए हैं, ये क्या मतलब है? जो गलत है वो गलत है, उसको हिंदू मुसलमान का रंग कौन दे रहा है? किसी ने नहीं दिया है। जो सच है उसे भी ना दिखाएं। देखिए रूबिका जी, मैंने आपके यहाँ पहले भी कहा था और अभी एक और बात फिर से मैं कहता हूं कि तबलीग जमात में भी
पहले तो तबलीग जमात पूरी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती, एक। थैंक गॉड सर। दूसरा, मौलाना साद साहब जिस जमात के अमीर हैं वो भी तबलीग जमात का एक 30% हिस्सा है। लेकिन यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं सबको, एक बहुत बड़ी नेकी प्रॉफिट ने कही है कि इंसान की सबसे बड़ी नेकी क्या है कि रात को सोते वक्त, उसको मुहासिबा कहते हैं, कि रात को सोते वक्त सोने से पहले आदमी अपना हिसाब लगाए कि मैंने आज कौन सा सही काम किया और कौन सा गलत काम किया, और सही किया तो उस पर शुक्र करे, गलत किया तो माफी मांगे और न करने का इरादा करे। अगर मैंने गलत काम किया है, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम किया है, अगर मैं उसको वो समझता ही नहीं हूं तो फिर मुझे यानी कोर्स करेक्शन कहां से मैं करूंगा। तो ये जो हरकत चाहे एक ही लोगों या 10 लोगों मुरादाबाद में जो हुई है, ये अगर वो मुसलमान हैं तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने वो हरकत जो की है वो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ की है और इतना गलत काम किया है कि जिसके बारे में कुरान में, हदीस में जगह जगह पर है। यानी डॉक्टर जो आपका इलाज करता है, जो आपको अच्छा बनाता है, एक पढ़े लिखे मुसलमान है जो आपकी खिदमत के लिए आ रहे हैं, आप एक पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो आपकी हिफाजत के लिए यूनिवर्सिटी का पूरा जिम्मा जो है जफर साहब चाहिए, उनके साथ आपने जो हरकत की है वो हरकत है कि जिसका किसी भी तरह से उसका कोई जवाब नहीं है। ओके जफर साहब, आप खुद एक यूनिवर्सिटी चला चुके हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिलाल को तो आप अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने इतनी शानदार बात कहीं पढ़ रही थी मैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है हमारी कौम में, ये बात हमें डंके की चोट पर माननी पड़ेगी। दुनियावी दीन की कमी है हमारे उलेमाओं में, बगैर किसी शर्म के इस बात को मानना पड़ेगा। और जब तक ये पढ़ाई लिखाई नहीं हो जाती है तब तक ये तस्वीरें आती रहेंगी जो मुरादाबाद से आई, मेरठ से आई, दिल्ली से आई, अलग अलग इलाकों से आती रही है। अशोक पंडित साहब, इस पर मुझे जवाब दीजिएगा। अशोक पंडित साहब, कल को ये डॉक्टर्स जब इन इलाकों में जाना बंद कर देंगे फिर क्या होगा? जब एक डॉक्टर कह देगा कि मैं नहीं जा रहा फला मोहल्ले में, फिर क्या होगा? रुबेका जी, मैं 10 सेकंड कहूंगा। हिलाल साहब की बात आपने पूरी लिस्ट आना सच है, और जब तक के मुसलमान इस बात को नहीं मानेंगे आप ये रिपीट देखते ही चले जाओगे। ट्रू ट्रू ट्रू, देखते ही चले जाएंगे। अशोक साहब, रुबेका, आपने योद्धाओं के नाम गिनाए, डॉक्टरों के, नर्सिस के, पुलिस के, आपने मीडिया कर्मियों का नाम लिस्ट से निकाल दिया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं अपने स्टूडियो में बैठ के, सड़कों पर, मेरे सामने जो मेरा कैमरामैन बैठा हुआ है, मेरा उन सबको सलाम, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग जिस शिद्दत से लोगों तक खबरें पहुंचा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हालात क्या है देश दुनिया के, ये कोई आसान काम नहीं है। ये कहने के बाद मैं आपसे कहूं रुबेका जी कि मेरी जो सोच है ये पूरे इशू को लेके, पत्थरबाजी, हम पत्थरबाजी बहुत अरसे से देख रहे हैं कश्मीर में और बाकी जगहों पर, यह प्रथा पत्थरबाजी की चलती आ रही है। मेरा ये मानना है कि ये पूरा जो मुद्दा है ना, इसको एकदम सरफेस लेवल पे मत देखिए। ये इतना साधारण नहीं है कि लोग बाहर निकले और पत्थर मारा डॉक्टरों को। इसके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं, इसके पीछे बहुत सारी सोच है कि मुझे बताइए कौन सा ऐसा नॉर्मल आदमी, पढ़ा लिखा ना भी हो, जाहिल भी हो, कौन सा ऐसा नॉर्मल आदमी जो डॉक्टर्स को पत्थर मारे, जो इलाज कराने के लिए, तुम्हारी जान बचाने की बात करता है। किसको अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन चाहता है कि मैं मरूं इस बीमारी से? कोई नहीं चाहेगा। इतना जानने के बावजूद भी, ये तो सबको बता रहे हैं, सबकी चाहत है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप पत्थर मार रहे हैं, आप थूक रहे हैं, आप नंगा नाच रहे हैं डॉक्टरों के सामने। तो यह समझना जरूरी है सुबह का कि देयर इज स्लीपर सेल, मैं कहूंगा इनको, जो अंदर ही अंदर कैंसर की तरह फैल रहा है इस पूरे दुनिया, इस पूरे देश में, और बहका रहा है पूरे लोगों को, जनता को, कि ये तुम्हारे दुश्मन है, ये तुमको मारने जा रहे हैं। ये स्लीपर सेल को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये जो ताकत है, आपको लगता है कि जो बांद्रा मुंबई में जो हुआ ये कुछ ओवरनाइट की तैयारी थी? ये मौलवी साहब कह रहे थे अभी
कि सर व्हाट्सएप इंडस्ट्री की वजह से होता है। ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री सिर्फ माइनॉरिटी एरिया में क्यों चलता है? ये मेजॉरिटी एरियाज में आपका व्हाट्सएप क्यों नहीं चलता है? ये सोची समझी साजिश है इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए। सुप्रिया कुछ कहना चाह रही है, फिर संबित मैं आपके पास आती हूं। सुप्रिया हकीकत निकलेगी। ये पूरा अटैक है। ओके अशोक पंडित, मुझे लगता है आप जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, और मुझे एक बात बहुत ज्यादा समझ में आई कि ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री एक विशेष किस्म की कौम और उस मोहल्ले में ही क्यों चल रही है। शोएब साहब रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए। सुप्रिया। रूबिका जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस डिबेट में, और आपके माध्यम से मैं ये जरूर आग्रह करना चाहूंगी कि हम अपने शब्दों का चयन, और मैं बिल्कुल मानती हूं कि जो रोल इस समय मीडिया निभा रहा है वो अति महत्वपूर्ण रोल है। आप सब लोग इसमें अग्रिम सिपाही हैं, इसलिए जो शब्दों का चयन इन डिबेट्स में हो रहा है वो भी बहुत जरूरी है। स्लीपर सेल इज अ वर्ड एसोसिएटेड विद टेररिज्म। We must not use these words on television debates when we are talking about a virus जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ रूबिका जी, मैं खुद महाराज मेरे जिले के 6 लोग पॉजिटिव पाए गए कोरोना वायरस से, उनको आइसोलेट किया गया। अगर मैं बोल सकती हूँ तो मैं बोलूंगी, अगर आप चिल्लाएंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। मेरे जिले के 6 लोग पॉजिटिव पाए गए, उनको आइसोलेट किया गया। खुशी की खबर यह है कि आज उनकी दोनों टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। हमें जरूरी ये करना पड़ेगा कि लोग कोऑपरेट करें। 2-4 जो गंदी घटनाएं लोग कर रहे हैं उससे सांप्रदायिक बातें हो रही है। आप मेरे व्हाट्सएप, आप मेरे फेसबुक पे जाकर देखिए, जिस तरह की लोग बातें लिख रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो गलत है। इसका हम समर्थन नहीं कर सकते। नहीं, सुप्रिया एक बार फिर एक बात मैं बता रही हूँ। आपने मुसलमान कैसे चुन लिया? अभी आपने सुना जफर सरेशवाला कह रहे हैं जमाती मतलब मुसलमान नहीं होता है। आपने मुसलमान कैसे कह लिया? किसी ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। जहां आप सुनेंगी जमाती शब्द सुनेंगी, जहां आप सुनेंगी जमाती शब्द सुनेंगी। ओके, संबित पात्रा जवाब दीजिए। संबित पात्रा जवाब दीजिए। अशोक जी एक सेकंड। सब लोग जरा शांत हो जाए तो मैं अशोक जी एक सेकंड। अशोक जी आराम से, इत्मीनान से बहस करते हैं। मुझे लगता है हम अच्छे से बहस कर रहे हैं। आपकी बात हमने सुनी, सुप्रिया जी ने नहीं टोका। सुप्रिया जी की बात हम सबने सुनी, बीच में किसी ने नहीं टोका। अब संबित पात्रा की बात सुन ले। हाँ देखिए, मैं इसको थोड़ा 50 सेकंड मुझे देखिए। अभी हमने किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं किया, मगर आप पूरे थ्रेड को देखिए। एक पर्टिकुलर जमात के लोग हैं, मतलब मैं जमात पे कह रहा हूं, तबलीगी जमात। पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जो डिफिकेट करते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं कॉरिडोर में हॉस्पिटल के। वो किसी दिन यूरिनेशन कर देते हैं, ये न्यूज आती है। किसी दिन थूकते हैं, वो न्यूज चलती है। नर्सों के सामने अश्लील हरकत करते हैं, वो न्यूज चलती है। और पत्थरबाजी केवल मुरादाबाद में नहीं हुआ है, आज 3-4 जगहों पे और भी हुआ है। बहुत सारे जगहों पर ये चलता आ रहा है। इंदौर में भी हुआ, वो भी हमने देखा। तो सवाल हिंदुस्तान की जनता है, ये भी सोचती है। ऐसा नहीं है कि वो केवल टीवी डिबेट ही देखकर सोचती है या केवल फेसबुक पर सोचती है। ये मैच्योर जनता है, वो सोचती है कि ये कैसा कोइंसिडेंस है कि केवल एक टाइप ऑफ जमात के लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि पढ़े लिखे लिबरल मुस्लिम्स, उनका बाहर आना और उनका जैसे आज सलमान भाई ने अपील किया वैसा अपील करना। नहीं तो क्या होता है कि एक पूरे कौम को बदनाम होने में वक्त नहीं लगता है, और नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल सुप्रिया जी के बात से सहमत हूं कि कौम, पूरा मुसलमान कौम खराब है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, कहना भी नहीं चाहिए। किंतु इसका एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा एक ओनस कम्युनिटी के बड़े बड़े लोगों पे डिपेंड कर। आज सलमान भाई निकल के आए तो कोई सलमान भाई को मुस्लिम की नजर से तो नहीं देख रहा है। हर कोई देख रहा है कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनके कहने से बहुत लाभ होगा। उसी प्रकार अगर जावेद अख्तर जो बहुत सारी ट्वीट करते हैं, मैंने उनको नहीं देखा, उनको भी सामने आके इस प्रकार अपील करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर बाहर आके अपील करें तो एक अच्छा संदेश जाएगा। दूसरी बात देखिए, ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। ये डायग्नोसिस कम्युनल नहीं है, ये डायग्नोसिस है कि हाँ तबलीगी जमात ने गलती की है, गलत संदेश भेजा है भैया। उन्होंने अगर कहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, द एग्जैक्ट वर्ड्स जो मौलाना साहब ने इस्तेमाल किया और करोड़ों लोगों ने उनको फॉलो किया, वो था कि कोरोना मुस्लिम्स के खिलाफ। उन्होंने नहीं कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र है। तो स्वाभाविक है जो गरीब मुसलमान है, जो जमात को मानता है, वो तो पत्थर फेंकेगा डॉक्टरों को देखने पर। ऐसे में ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। इसीलिए तो एनएसए लगाया जा रहा है, इसीलिए तो एनएसए लगाया
जा रहा है, इसीलिए तो एनएसए लगाया जा रहा है। क्या जाफर भाई इस तरीके से सख्ती की इस वक्त जरूरत है? किया जाएगा, ये जितनी भी डैमेज हुआ है। ओके संबित पात्रा, सुना आपकी बात। हाँ जाफर भाई। रूबिका। हाँ जाफर भाई। रूबिका जी देखिए रूबिका, एक बात माननी पड़ेगी और बहुत क्लियर कट कि हिंदुस्तान में 20 से 25 करोड़ मुसलमान हैं और जो हरकतें आई हैं ये बहुत ही माइनॉरिटी है, बहुत, यानी आप उससे कोई किस्म का वो बना नहीं सकते। लेकिन मेरे लिए एक भी मुसलमान अगर ऐसी हरकत करता है तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मुझे मुरादाबाद के लिए हैरत इसलिए हुई कि ये मुरादाबाद वो शहर है जहां 2 बड़े बड़े मदरसे हैं, जहां पर बड़े बड़े, यानी आपका जो ये उसकी एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तांबे की, बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस हैं। मुझे अफसोस हुआ कि ये क्यों बाहर नहीं आए। अगर उनके जहन खराब हुए थे उन लोगों के तो ये आ जाते और उनके जहन को साफ करते और उनको कहते कि देखो भाई ये तुम्हारा इलाज कराने आए, ये तुमको मारने के लिए नहीं आए। ये जहन साजी करने का काम मुरादाबाद वाले कैसे चूक गए, ये मेरे लिए द्विधा की बात है। बहुत बढ़िया बात ये जहां भी देखिए, बंबई में जब हुआ, मैं यहां कहना चाहूंगा एक बात, बंबई में जब हुआ तो वहां के मुसलमान आ गए और उन्होंने समझाया कि पुलिस के पहले आकर समझाया कि भाई अल्लाह का वास्ता देते हैं, खुदा का, भगवान का वास्ता, ये सब परेशान है भाई, अपने घर जाओ। इसलिए कि आपका कोई अपने घर बाहर ट्रेन में जाने का सवाल नहीं पैदा होता। आप अपने घर जाओ, आपके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। तो वहां के लोकल मुसलमानों ने आकर डिफ्यूज किया। तो ऐसे ही सिचुएशन को डिफ्यूज करने का काम जो है ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि मुरादाबाद या जहां भी हुआ है वहां के लोग उसको चूक गए, वो उनकी बहुत बड़ी गलती है। एक ऐसा नुक्ता नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि हम आपसे अग्री नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि माइनॉरिटी में भी एकदम एक उंगली बराबर की माइनॉरिटी यहां पर दिखाई दे रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, शोएब भाई कान खोलकर सुन लीजिए। इस बड़ी खबर के लिए आपको जरूरत है अपने दोनों कानों के पर्दों को खोलने की। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने एबीपी माझा रिपोर्टर पर किए गए केस की निंदा की है। अभिव्यक्ति की आजादी पर इसे हमला करार दिया है। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है ये गिरफ्तारी गलत है, ये गिरफ्तारी की हम निंदा करते हैं। पत्रकार राहुल कुलकर्णी की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है ये, क्योंकि उन्होंने जो अपनी रिपोर्टिंग की थी वो विश्वसनीय सोर्सेस की स्टोरी पर की थी। आज भी जब कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा तो इतना क्लियरली पक्ष नहीं रख पाए, क्योंकि वो चिट्ठी जिसका जिक्र एबीपी माझा ने अपनी रिपोर्ट में किया था, उस चिट्ठी को आगे तो बढ़ाया गया था। और उस चिट्ठी में क्या था कि एक फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है कि क्या इस तरीके से ट्रेन चलाई जा सकती है। तो ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने निंदा की है, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला इसे बताया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर थी। जाफर सरेशवाला, मैं आपके पास आऊंगी। शोएब जमाई आप अपनी बात रखिए। जी मैं इस पे जवाब जी मैं देखिए, मैं तो उससे ज्यादा बड़े जिम्मेदार तो भारतीय रेलवे को मानता हूं और सरकार की कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दुविधा थी कि जब आप 49 लाख कभी हमें कटघरे में खड़ा करेंगे और जैसे ही खबर आएगी तो उसके बाद आप रेलवे को कटघरे में खड़ा कर देंगे। नहीं देखिए, अरे थोड़ा तो ईमान रखिए। लेकिन 49 लाख टिकट भारतीय रेलवे ने कटवाए, इसकी भी सवाल जो है मैं सरकार से पूछता हूं किस बुनियाद पर आपने पूछा। देखिए रूबिका जी, मैं आपसे सिर्फ आपके पास कैसे आती हैं? मैं अपनी बात थोड़ा सा खबरें आप ही के पास कहां से आती हैं? ये कौन सी फैक्ट्री चल रही है? ये फेक न्यूज फैक्ट्री। भाई आप ही के साथी सड़क पे क्यों आते हैं? बाकी कोई नहीं सड़क पे आता है। एक मिनट रूबिका जी, क्या मैं बोल सकता हूँ? आप ही क्यों सड़क पे आते हो? रूबिका जी, मैं सड़क पे क्यों नहीं आ रहा है? बोल रहा था। कौन सड़क पे आता है? शांत रहिए ना। ये भड़काता कौन है? शांत रहिए। कौन है लोगों को भड़काने वाला?
उनको कटघरे पे खड़ा करो। सेल के मेंबर शांत रहिए आप। नहीं ऐसे मत कीजिए, मेरी बारी है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अगर तमीज नहीं है डिबेट करने की तो शांत रहिए। ये सब नहीं, अरे पाकिस्तानी आईटी सेल के पाकिस्तानी आईटी सेल के मेंबर चुप रहिए। दोनों नहीं, पाकिस्तानी आईटी सेल के मेंबर चुप रहिए। आदमी, अरे हम इस वक्त ऐसे माहौल में आप अब शोभा देता है क्या? शोभा देता है। मैं दोनों की आवाज बंद कर दूंगी, अशोक भाई आपकी भी और शोएब भाई आपकी भी। प्लीज प्लीज, इतने लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, मत मर्यादा अपनी क्रॉस करिए। शांति से तरीके से हम लोग डिबेट कर रहे हैं। मैं 30 सेकंड में अपनी बात, हाँ शोएब भाई रखिए अपनी बात, रखिए कायदे से रखिए। मैं 30 सेकंड में अपनी बात, हाँ रखिए। जी जी देखिए, बिल्कुल कायदे। देखिए रूबिका जी, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम जैसे लोग जो टीवी के माध्यम से जो है कौम की रहनुमाई का दम भरते हैं और बहुत करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हैं, मैं अब जिम्मेदारी लेता हूं कि जो मुरादाबाद की घटना हुई बहुत शर्मनाक है और मैं पूरी डॉक्टर कम्युनिटी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि डॉक्टर्स हमें माफ कर दीजिए। ये बगैरत लोग हैं, ये चंद लोग हैं, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सैल्यूट करने लायक है। मैं पूरे डॉक्टर कम्युनिटी और पुलिस ऑफिसर्स को सैल्यूट करता हूं और इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। दूसरी बात, संबित पात्रा ने जो जमात की बात की, मैं जब एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया शोएब जामाई, तब जाकर आप ये स्टैंड ले पाए हैं। अभी काशी में उन्होंने बड़ी ईमानदारी से जो गलत था उसे गलत बताया, तब जाकर ये आप स्टैंड ले पाए हैं। वरना आप तो इफ एंड बट कर रहे थे, आप तो इधर उधर की कर रहे थे, आप तो फेक न्यूज को वजह बता रहे थे, आप बाकी तमाम चीजों को वजह। शोएब भाई, ये वक्त अपनी कौम को सही रास्ते पर ले जाने का वक्त है। प्लीज, खूब खा लिया आपने अपनी कौम को जबरदस्ती बचाने की। संबित पात्रा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात रखिए, फिर मैं सुप्रिया का रुख करूंगी। देखिए, मैंने अभी कहा और बाकी सबने भी इस पे बिल्कुल, आप इंक्लूडिंग यू, सब इस बात से सहमत हुए कि लिबरल लोगों को सामने आना चाहिए। सलमान भाई सामने आए और इन्होंने इस जहालत की मुजम्मत की है। मगर अभी शोएब भाई देखिए, उन्होंने कहा कि मैं सलाम करता हूं, डॉक्टरों का आदर करता हूं, बट किंतु आप ये जो रामलीला कर रहे हैं, जो रथ यात्रा कर रहे हैं, गंगा या आरती हजारों लोग मिलकर कर रहे हैं, उनका क्या होगा? ये इफ और बट जो है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। हर चीज में इफ और बट नहीं लगना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आपने अभी कहा जमातियों को, तो मैंने सवाल उठाया, रामलीला वालों का क्या है? मैं किसी भी धर्म में नहीं जाना चाहता हूं। मैं जहां तक जमात का मतलब है, तबलीगी जमात इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम्स। ये कान खोल के सुन लीजिए, तबलीगी जमात इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम्स, नंबर एक। नंबर दो, तबलीगी जमात आज हिंदुस्तान के 40% केसेस के लिए जिम्मेदार है। कल उत्तर प्रदेश में 69 केसेस उत्तर प्रदेश में आए, उसमें 51 केसेस तबलीगी जमात अर्थात 73% हुआ। दूसरा, आज आंध्र प्रदेश में 40 ऐसे बच्चे हैं जो 3 वर्ष से 14 वर्ष 17 वर्ष की आयु। संबित पात्रा, वक्त की कमी, लेकिन आप बात सही कह रहे हैं, आप बात सही कह रहे हैं। इससे कोई नहीं झुटला सकता है कि जो 35 to 40% केसेस हैं वो तबलीगी जमात के तमाम जो लोग हैं अपने आप को छुपा रहे हैं, डॉक्टर के सामने नहीं ले जा पा रहे हैं। और कुछ जो है, रुकिए शोएब भाई, सुप्रिया कुछ कहना चाह रही है, सुप्रिया कुछ कहना चाह रही है। शोएब भाई प्लीज, आपको मैंने पूरा मौका दिया। शोएब भाई, हमारी कौन सी जमात? आप जो बोल रहे हैं हमारी जमात की, मैं चिंता करूं, कौन सी जमात? 30 सेकंड्स। संबित पात्रा 1 सेकंड, 30 सेकंड्स। हाँ जी। करता है कि ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये मैं और आपको सारा पैनल अग्री करता है, मैं खुश हूं उससे। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो बड़े लोग हैं किसी भी संप्रदाय के, वो बाहर आए, लोगों को समझाएं, लोगों से बातें करें। यही बात सारा पैनल कह रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके माध्यम से ये भी बताना जरूरी है कि उसी संप्रदाय के कुछ लोग बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। सिप्ला जैसी कंपनी जिसको यूसुफ हमीद चलाते हैं, वो कोरोना के खिलाफ पहली ड्रग बना रहे हैं। सबसे बड़ा योगदान कोरोना के खिलाफ पीएम केयर फंड में अजीम प्रेम जी ने दिया है। शाहरुख खान ने 50,000 PPEs का इंतजाम किया है। ये सारी बातें क्यों नहीं कही जाती है? क्यों ये जो खबरें आती हैं वो आती है सब्जी इनसे नहीं खरीदी जाएगी, 2 तरह के वार्ड बनाए जाएंगे। जो मैं थैंकफुल हूँ कि आप अक्षय कुमार की भी बात कर लीजिए, अक्षय कुमार की भी बात कर लीजिए, सुप्रिया जी अक्षय कुमार की भी बात कर लीजिए। संबित पात्रा क्या कहना चाह रहे हैं? संबित पात्रा क्या कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड संबित, फिर मुझे ब्रेक लेना है, फिर मैं सुप्रिया जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मगर सुप्रिया जी को बहुत रेस्पेक्टफुली बोलना चाहूंगा कि 2
प्रकार की वार्ड कहीं नहीं बनाई गई है। अभी फेक न्यूज की बात हो रही थी, फेक न्यूज पर हमें विश्वास नहीं करना है। कहीं भी देश में 2 प्रकार की वार्ड। शुक्रिया जी, मैं कंप्लीट कर लूं। आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं, आपके शोज में बैठा हूं, मैं कंप्लीट कर लूं। कहीं भी 2 प्रकार की वार्ड नहीं बन रहे हैं। और दूसरा, सिप्ला के ओनर सर, हम जब एक बात पर अग्री कर रहे थे, फिर हम क्यों उस ट्रैक पर नहीं है? क्यों उस ट्रैक पर नहीं है? अशोक पंडित, आप कुछ कहना चाह रहे थे बगैर वक्त जाया किए, कहिए। सुप्रिया जी, रुबिका जी, मैं सुप्रिया जी से कुछ बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि सब लोगों को, बड़े लोगों को, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनको अपील करनी चाहिए। तो मैं सुप्रिया जी से कहना चाहूंगा कि सदगुरु जी, श्री रविशंकर जी, शून्यो जी महाराज जी, सबों ने अपील किया। सब चर्चेस में अपील, सब जगह अपील हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। आपकी लीडरशिप जो है, सोनिया गांधी जी ने आज तक कभी तबलीगी जमात को कंडेम नहीं किया, या राहुल गांधी ने कंडेम नहीं किया। ये लोग गलत चीज को कंडेम क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है कि आपकी लीडरशिप, जो पूरे फैन फॉलोइंग जिनके लोग उनको फॉलो करते हैं, वो गलत चीज को कंडेम क्यों नहीं करती है? वो क्यों इसको इस्लाम से जोड़ती हैं या किसी रिलीजन से जोड़ती हैं? सुप्रिया जी। नहीं अशोक जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कांग्रेस के हर लीडर ने बोला है ये गैर जिम्मेदाराना बात थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। लोगों को सामने आकर अपना आइडेंटिटी बतानी चाहिए, अपनी टेस्टिंग करानी चाहिए। आज राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, इंक्लूडिंग इसका जवाब दिया है। उन्होंने तमाम सुझाव दिए हैं जो बड़े सकारात्मक है। शायद आप प्लीज, क्योंकि मैंने वादा किया था, मुझे लगता है अशोक जी, मैं दोबारा आपको इस पैनल में इनवाइट करूंगी और तब जरूर हम इस पर बहस करेंगे। मैं सच में, चूंकि वादा मेरा ये था, जफर सरेशवाला को मैं क्लोजिंग रिमार्क के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। आज की तारीख में वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अशोक जी, प्लीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एंड सुप्रिया टू यू, जफर भाई, सामने नहीं लाना चाहते हैं जफर भाई। देखिए रुबिका जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो पूरा जो तबलीग जमात का जो एपिसोड हुआ अभी, और जो वारदातें हुई, जो भाई गाजियाबाद में, इंदौर में, जो मुरादाबाद में, और जो मैं देख रहा हूं, यानी मैं भी, हम लोग भी घूम रहे हैं, गरीब इलाकों में जाते हैं, मुझे लगता है कि हम मुसलमानों को फिर से मुहासबा करने की जरूरत है। हमने कहां गलती की, क्या चूक हुई हमसे? और मैं समझता हूं कि हमने जो साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड हमने नहीं बसाया, और वो इसलिए कि एजुकेशन की कमी रही। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि आज जिस कौम का 8% ग्रेजुएट हो, वो कौम फिर क्या कर सकती है मुल्क में? कितनी तो फिर आपकी कोई कीमत नहीं होगी। मैं समझता हूं कि ये मौका है, और कोर्स करेक्शन करने के लिए इससे बेहतर कोई वक्त नहीं है। एब्सोल्युटली, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी जफर भाई कि ये आपने बात रखी है। मेरे पास वक्त की कमी है समित, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, बस 10 सेकंड में अगर आप बोल पाए। 10 सेकंड। बिल्कुल सही बात कही जफर सरेशवाला जी ने कि 1% ही यूथ अगर पूरे मुस्लिम पॉपुलेशन का पढ़ा लिखा है, तो मुझे तो लगता है मैं अपनी बहन सुप्रिया जी से पूछूंगा, चूक कहां रह गई? 70 सालों में हम मात्र 1% लोगों को ही शिक्षित कर पाए। बस ये तो आपने ग्रैब की पूरी की पूरी बॉल, इसलिए क्योंकि आप चाह रहे थे कि पॉलिटिक्स हो जाए, लेकिन अभी मैं नहीं चाहती हूँ सुप्रिया, अभी मैं नहीं चाहती हूँ पॉलिटिक्स। एजुकेशन पे इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। नहीं, लेकिन बड़ी बात ये, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। 1% ही अगर एक कौम का एजुकेटेड होगा तो ये होगा जो इस वक्त दिखाई दे रहा है कि जमात को पूरा मुसलमान मान ले, डॉक्टर जो बचाने आया है उसको आप हैवान मान के उस पर पत्थर बरसाने लगे, एनआरसी, सीए जिससे आपका कोई वास्ता नहीं है उसे आप अपना मानने लगे, या अपने पर जुल्म मानने लगे। ये तभी होगा जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।